Okay, class. So, good afternoon. And today we will deal some technical question of what various organization and various institutions entrance exam. So that is what technical question complete guide, जिसमें आपको गैस लाज, उसके प्रिंसिपल, फिजिक्स के कुछ लाज, ये सारे मिलेंगे. ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो एंग्लो ईस्टर्न टाइप की कंपनियों ने पूछा है. तो यहाँ पर एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हम कि क्या क्या है. बोयल्स लॉ 15 बार पूछा गया है. मोस्ट आस्क्ड बोयल्स लॉ. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बोयल्स लॉ में, ठीक है. उसके बाद आपका चार्ल्स लॉ भी पूछा गया है, 15 बार पूछा गया है. अब यहाँ से हम देखते हैं गाय लुसाक लॉ, गे लुसाक्स लॉ भी 8 बार पूछा गया है. इंपॉर्टेंट टॉपिक. एवोगाड्रो लॉ 2 बार पूछा गया है, ठीक है. नेक्स्ट आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी के बारे में बात किया है यहाँ पर 15 टाइम्स, 15 बार, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. वैल्यू फॉर आर, आर का वैल्यू पूछता है, ठीक है. आर का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. आर का वैल्यू हमेशा याद रखना है. एक होता है 8.3, दूसरा होता है 0.28 और 3. नेक्स्ट है एन क्या है, आर क्या है, ये सारी चीजें इसमें आपको से पूछा जाता है. आगे देखते हैं. स्टीफन्स लॉ पूछा है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में पूछा है. फिर एप्लीकेशन ऑफ गैस लॉ आपसे पूछा गया है. फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोपी एंड इंथैल्पी. इंट्रोपी क्या होता है, इंथैल्पी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीजें पूछा गया है. फिर पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ प्रेशर में यूज होता है, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है. फिर हाइड्रोलिक प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है. Q1 इक्वल टू Q2 के बारे में पूछा गया है. दैट इज व्हाट Q1 इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ डिस्चार्ज पर हाइड्रोलिक प्रिंसिपल रहता है, उसके बारे में ये पूछा है. नेक्स्ट है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायोएंसी के केस में, ठीक है, पढ़ा दिया हूँ, वो भी पूछा है. फोर्सेस एक्टिंग और डेंसिटी क्या होता है, बायोएंसी क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है. फिर नेक्स्ट है बर्नौलीज थ्योरम पूछा है. नेक्स्ट आपसे पूछा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में एयर विंग का लिप, एयरप्लेन का विंग्स का लिप, वेंचुरी मीटर का कॉन्सेप्ट, स्प्रे बोटल्स का कॉन्सेप्ट, कार्बोरेटर का क्या काम है, मैग्नस इफेक्ट क्या है, चिमनी, वैक्यूम पेपर. फिर टॉर्सेली इक्वेशन और टॉर्सली लॉ, ठीक है. फिर आपसे क्या पूछा है, डॉपलर इफेक्ट पूछा है. डॉपलर इफेक्ट में साइन कन्वेंशन को याद रखना है. फिर केपलर्स लॉ पूछा है. केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी करा दिया है मैंने. फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन आपसे पूछा है. फिर उसके बाद जूल्स लॉ, उसके बाद क्या पूछा है, ओम्स लॉ पूछा है. फिर किरचॉफ्स लॉ, फिर सेकेंड लॉ. फिर उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, थंब रूल, ठीक है. फिर फ्राइडे लॉ आपसे पूछा गया है. लेंज लॉ पूछा गया है. हुक्स लॉ पूछा गया है. स्टोक्स लॉ पूछा गया है. फिर उसके बाद गॉस लॉ आपसे पूछा गया है, गॉस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रॉल्स लॉ. फिर क्या पूछा है, रॉल्स लॉ के बारे में. स्काई ब्लू क्या होता है, रेले स्कैटरिंग क्या होता है. उसके बाद स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं. उसके बाद आपका है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. फिर TIR पूछा गया है. फिर ब्रूस्टर्स लॉ पूछा गया है. फिर आपका इंटरफेरेंस पूछा गया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये. और फिर क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, हाइजीन प्रिंसिपल क्या है, ये पूछा है आपसे. साथ ही साथ आपसे हाइजीन प्रिंसिपल, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसके बाद क्या पूछा है सो देख लेते हैं. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में पूछा है आपसे, ठीक है. और कुछ बचा हुआ है तो अगला है आपका मोमेंटम, मास, वेलोसिटी डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में. फिर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगली. फिर राइडबर्ग कांस्टेंट के बारे में पूछा है. हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पूछा है. फिर क्वांटम नंबर्स, ठीक है. तो 4 क्वांटम्स नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम, एजीमुथल क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम एंड स्पिन क्वांटम, उसके बारे में पूछा है. शेप्स ऑफ ऑर्बिट के बारे में पूछा है, SPDF. फिर ब्लैक बॉडी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है. फिर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है. काइनेटिक एनर्जी 4 बार पूछा गया है. पोटेंशियल एनर्जी भी 4 बार पूछा गया है, ठीक है.
उसके अलावा आपसे क्या पूछा गया है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कहता है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी किसे कहते हैं, फिर क्या है आपका मोमेंटम किसे कहते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ, बायोन्सी ये ऑलरेडी रिपीटेड है, सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है। ये फिर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन वाटर। फिर नेक्स्ट है मिसलेनियस फिजिक्स, जिसमें मैग्नस इफेक्ट के बारे में डबल टाइम पूछ दिया है। फिर वेंचुरी इफेक्ट के बारे में, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इनर्सिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन क्या होता है, फिर वेलोसिटी ये सब, फिर लॉ ऑफ फ्लोटेशन, पोलरिटी, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर, मोलरिटी, मोललिटी एंड नॉर्मलिटी ये भी पूछा है। व्हाट इज एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है उसके बारे में बोला है, तो ये ऑटोमेटिक स्विच होता है बेटा। नेक्स्ट है आपका फ्यूज, टाइप्स, प्रॉपर्टीज एंड मटेरियल से मॉडर्न फिजिक्स में ये सब पूछा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अलॉय ऑफ लीड एंड टीन, लेड एंड टीन को आपको याद रखना है। फ्यूज कैसे वर्क करते हैं ये, और HRC क्या होता है, फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर का कॉन्सेप्ट, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट 12th में आ जाइए। फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पूछा है। फिर उसके बाद आपको डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC के बारे में पूछा है, DC क्या होता है, AC क्या होता है, बैरोमीटर का क्या काम है, प्रेशर मापने के लिए हाइग्रोमीटर एंड हाइड्रोमीटर के बारे में पूछा है, कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंसेज के बारे में, फिर मिरर फार्मूला, फिर नोड्स एंड एंटी नोड्स। उसके बाद आपका लीप ईयर पूछा गया है। फिर उसके बाद क्या पूछा गया है, लाइट ईयर पूछा गया है, 5 बार लाइट ईयर के बारे में पूछा गया है, 5 बार, ठीक है। एक कॉमन क्वेश्चन है और ये बार बार पूछते रहते हैं, तो याद रखिएगा। लाइट ईयर में एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी बने रहना है। फिर पाई क्या है, पाई का वैल्यू पूछा है। उसके बाद आपको इंडक्टांस, ऑल टाइप्स ऑफ इंडक्टांस, तो क्या होता है इंडक्टांस का टाइप, सेल्फ इंडक्टांस, म्यूचुअल इंडक्टांस, एल एंड आई एंड एल इंडक्टांस E इक्वल टू हाफ LI²। ओके, नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ एयर, 4 बार पूछा गया है। वेरियस एयर कंपोनेंट, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दिस दैट रहते हैं, उसकी परसेंटेज सहित, ठीक है। तो 4 बार आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है परसेंटेज ऑफ गैसेस में। नेक्स्ट अगर हाइड्रोलिक में आ जाए तो आपका लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होता है, तो पैरेलल लेयर में फ्लो करेंगे। टर्बुलेंट में इधर से उधर, जैसे टर्बुलेंट अचानक से बाढ़ आया हुआ तो टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। ट्रांजिशन लेयर किसे कहते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर का क्या वैल्यू है, ठीक है। तो आपको ये सारे चीजें पूछा है। क्विक रिवीजन में देख लेते हैं कि क्या क्या है, तो वो हम लोग लास्ट में देख लेंगे, जिसमें हम लोग करेंगे बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज, बर्नौली, वाई स्काई ब्लू, स्टीफन्स लॉ, डॉपलर इफेक्ट, केपलर्स लॉ, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्लेमिंग्स रूल, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, कंपोजिशन ऑफ एयर, लीप ईयर, लाइट ईयर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वाई स्टार्स ट्विंकल्स, और उसके बाद हम लोग पढ़े हैं पाई का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इतना ओवरव्यू देख लिए। अब इसी को क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको रिवाइज करना है जब भी आप बड़ी बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू ये सब के लिए जाएं तो, ठीक है। या इंट्रेंस पेपर में जैसे गणपत हो गया, सिनर्जी हो गया, AEMT हो गया, और फिर एक है एग्जीक्यूटिव मैरीटाइम एकेडमी, EMA वाले, ठीक है। तो ये सारे में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाता है, ठीक है। तो ये जिस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको थोड़ा थोड़ा हम आज डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे, और बार बार आपको ये PDF डाउनलोड करके याद कर लेना है, ठीक है। जिनको PDF नहीं मिल पाएगा वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लेक्चर से, तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं। पहला, बोयल्स लॉ क्या होता है। बोयल्स लॉ क्या होता है, तो बोयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। बोयल्स लॉ में आपको याद रखना है बेटा, बोयल्स लॉ में याद रखना है टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम।
बोयल्स लॉ में सीधा कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वॉल्यूम, एंड टेम्परेचर क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। तो फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा आपका P2 V2 हो जाता है, जहां पर P1 क्या है, प्रेशर है, और V1 क्या है, वॉल्यूम है। तो फर्स्ट एलिमेंट पर फर्स्ट प्रेशर तो P1 V1 इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट पर सेकेंड प्रेशर P2 V2 होता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका बोयल्स लॉ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर गैस का वॉल्यूम अगर आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा, और वॉल्यूम अगर घटाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं P वर्सेस V ग्राफ इसमें कैसा आता है बेटा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। रियल लाइफ एप्लीकेशन बॉयल्स लॉ का क्या है, तो सिरिंज पर सर। ठीक है, नेक्स्ट आप हवा लेते हैं तो ट्रैकिया के थ्रू जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो ब्रेथिंग में लंग्स एक्सपैंड, प्रेशर डिक्रीज, एयर रशेस इन। फिर स्क्यूबा डाइविंग में बाइसाइकिल पाइप में इसका बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है, कंडीशन को क्या याद रखना है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मास रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट आपका क्या है, चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ है, तो चार्ल्स लॉ में क्या हो जाता है, बोयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और चार्ल्स में क्या कांस्टेंट रहता है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो चार्ल्स लॉ आपका कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम टेम्परेचर के क्या होता है बेटा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो ये किसका कहानी है, एक कहानी है चार्ल्स लॉ का। नेक्स्ट देखते हैं, चार्ल्स लॉ हो गया आपका, अरे कहां से जाएगा, चार्ल्स लॉ के बाद तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टेम्परेचर किस में लेना है, चार्ल्स लॉ में ध्यान रखना है, चार्ल्स C4 डिग्री सेल्सियस होता है, C4 चार्ल्स होता है। तो C को नहीं लेते हैं, किसको लेते हैं चार्ल्स लॉ में, केल्विन को लेते हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है बेटा, 273 केल्विन होता है। ठीक है, अब आपको इसमें याद रखना है, मैंने क्या कहा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनेगा। तो B से हुआ बोयल्स लॉ, बोयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, C से हुआ चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं गे-लुसाक लॉ। तो देखिए पहले में क्या हमने किया, बोयल्स में टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, चार्ल्स में हमने प्रेशर को कांस्टेंट किया, तो लुसाक में हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे। तो यहां पर क्या कहता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। तो सीधी सी भाषा में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और इसको क्या लिख सकते हैं, P/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट K। तो P/T प्रेशर और टेम्परेचर सम कांस्टेंट K का क्या होता है बेटा, ये ऑलवेज K का ये ऑलवेज क्या होता है, प्रेशर बाय टेम्परेचर, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। K मतलब कांस्टेंट, K मतलब यहाँ पर क्या है बेटा आपका, कांस्टेंट है। तो ये हो गया गे-लुसाक लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हीट गैस इन इनक्लोज कंटेनर, जैसे फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, तो प्रेशर उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे ही उसको ठंडा कर दिया जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाता है बेटा आपका, डिक्रीज हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक बार और रियल लाइफ एग्जाम्पल इसका क्या क्या है उसे देख लेते हैं। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या है बेटा, ग्राफ क्या है, ग्राफ इसका किसके किसके बीच में बनेगा, तो सर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें गे-लुसाक में, तो दो क्वांटिटी बचता है जो कि वेरिएबल है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो उसी प्रेशर एंड टेम्परेचर पर ये चीजें क्या रहेगा बेटा, ग्राफ अपना
फॉर्म करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि रियल लाइफ एप्लीकेशन गे-लुसाक का क्या है। तो अभी मैंने क्या बताया कि गैस पर, अभी मैंने क्या बताया, टेम्परेचर बढ़ाइएगा प्रेशर घट जाएगा, तो ठीक है। तो अभी प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर कुकर क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कुकर में प्रेशर, गैस ज़्यादा बन जाता है कि नहीं, तो प्रेशर भी क्या हो जाता है हमारा, इंक्रीज कर जाता है। फिर कुकर जब ठंडा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और फिर बाद में कुकर खुल जाता है और कुकर से हम लोग चिकन मटन जो भी रहता है निकाल के खा लेते हैं। क्लियर है इतनी बातें। तो वो किस पे बेस्ड है बेटा, गे-लुसाक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं एरोसोल कंटेनर गे-लुसाक पे पैक होते हैं। कार का टायर प्रेशर, ये भी किस पे बेस्ड रहता है, गे-लुसाक लॉ पे बेस्ड रहता है। क्योंकि बेटा रन करेगा तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, टेम्परेचर आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो गे-लुसाक कहता है कि प्रेशर भी आपका क्या हो जाएगा, टायर में इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर भी टायर पर इंक्रीज हो गया बेटा तो फिर ये गे-लुसाक को क्या कर दे रहा है, फॉलो कर रहा है। आगे देखते हैं कि एवोगाड्रो लॉ क्या है। तो एवोगाड्रो लॉ क्या है, दैट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दैट इक्वल वॉल्यूम रहेगा तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा। इक्वल नंबर ऑफ क्या रहेगा बेटा, मॉलिक्यूल्स नंबर रहेगा। और इस पे बाबा एवोगाड्रो ने एक कांस्टेंट दिया जिसका नाम होता है एवोगाड्रो कांस्टेंट। उसका नाम क्या हो जाता है, एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, V1 बटा N1 इजकल टू V2 बटा N2 और V1 बाई V2 इजकल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फर्स्ट बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी। क्लियर है इतनी बातें। तो ये आपका जो नाम कहता है वो किसका नाम कहता है, एवोगाड्रो लॉ का नाम कहता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP कितना ऑक्युपाइड करता है, तो 22.4 लीटर ऑक्युपाइड करता है। मॉलिक्यूल्स अगर डबल होंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आइडियल गैस इक्वेशन, VBI है, 15 बार आपसे पूछा गया है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस, पहला तो यही समझ लीजिए कि दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं है, ना ही आइडियल गैस है, ना ही आइडियल आपका वन ओशियन एकेडमी है, ना ही आइडियल आप बच्चे हो, ना ही आइडियल टीचर है, ना ही आइडियल किसी की बीवी है, ना ही आइडियल किसी की गर्लफ्रेंड है। तो आइडियल नाम का कोई चीज बेटा दुनिया में बचता नहीं है। तो नाम फिर क्यों है, ये बस एक ख्वाब है। क्या है आपका, एक ख्वाब है कि ऐसा कोई चीज होना चाहिए। जैसे ख्वाब होता है ना कि ऐसी गर्लफ्रेंड रहे जो हीर रांझा से भी ज्यादा मेरे को ही चाहे, तो एक ख्वाब है ऐसे, ठीक है। बाकी ओयो वाले जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें कहना क्या चाहता है। तो मैंने जब बोला ख्वाब है तो इसका मतलब ख्वाब तो कभी लाइज होता नहीं है। तो क्या आइडियल गैस कोई एग्जिस्ट करता है बेटा इस दुनिया में, तो कोई भी गैस आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहला आपको यही रखना है कि कोई भी आइडियल गैस इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम कैसे जानेंगे कि आइडियल है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। क्या बोला गया है, PV इजकल टू nRT। तो PV इजकल टू nRT आपका क्या है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन है। PV इजकल टू nRT आपका क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। इसमें कहता क्या है कि P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम वो हमेशा क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। किसका रहता है, टेम्परेचर का रहता है, ठीक है। और दूसरी भाषा में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट कॉन्सेप्ट इज व्हाट अप्लाइड फॉर द आइडियल गैस। तो कांस्टेंट साइन को जब हम हटाते हैं बेटा तो कुछ आपको कांस्टेंट लेने पड़ता है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो वहां पर n क्या हुआ, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया। ये जो n आपको दिखा ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। r क्या हो गया बेटा,
तो गैस कांस्टेंट कहते हैं आर को, और टी क्या हो गया, तो टेम्परेचर इन केल्विन हो गया। क्लियर है? तो ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा याद रखिएगा, पीवी इजकल टू एन आर टी होता है। पीवी इजकल टू क्या होता है आपका, एन आर टी होता है। अब इसमें ज्यादातर तो कुछ भी नहीं पूछते हैं, लेकिन आर का वैल्यू हमेशा पूछते हैं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो आर का वैल्यू आपको याद रखना है 8.314 होता है। 8.314 या 314 पढ़िए, ठीक है। साइंस वाले स्टूडेंट 314 पढ़ेंगे और आर्ट्स वाले 314 पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइडियल गैस में आर जो होता है आपका, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है। या अगर एटम के हिसाब से देखेंगे बेटा, तो एवोगाड्रो नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो आर आपको मिल जाता है 0.0821 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एन। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बटा मॉलिक्यूलर मास आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर। तो आर क्या है, आर आपका क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.314 होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा स्टीफन्स लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इसको बोलते हैं, और ये क्वेश्चन आपका 8 बार पूछा जा चुका है। क्या कहता है, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है, तो इससे 1 सेकेंड में 1 यूनिट टाइम में कितना एनर्जी रेडिएट होगा। तो ये एनर्जी जो रेडिएट होता है, एनर्जी रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टाइम होता है। जितना देर के लिए आप टाइम के लिए उसको ब्लैक बॉडी को आप लीव करेंगे, या जितना टाइम का ऑब्जर्वेशन लेंगे उसका टाइम नहीं, टेम्परेचर का ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो उसका फोर्थ पावर आपका क्या होगा, एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब, अगर आधा घंटा में, हाफ एन आवर में मैं लेना चाहता हूं कि आपका हाफ एन आवर में कितना ब्लैक बॉडी रेडिएट करेगा एनर्जी को, तो कैसे निकालेंगे बेटा, हाफ एन आवर पर टेम्परेचर जितना दिया उसका पावर 4 कर देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी कितना निकल रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड इक्वल टू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4 होता है, जहां सिग्मा आपका क्या होता है, रेडिएशन कांस्टेंट होता है। सिग्मा आपका क्या होता है बेटा, रेडिएशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ई इक्वल टू आपका क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सिग्मा आपका रेडिएशन कांस्टेंट या स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू को याद रखिएगा बेटा, ये हमेशा पूछा जाता है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू होता है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है ना। कितना होता है, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 होता है। टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, पी प्रेशर है और पावर रिलेटेड है, और ये आपका क्या है, सरफेस एरिया है। तो ई इक्वल टू डायरेक्टली अगर स्टीफन बोल्ट्जमैन को देखेंगे तो क्या कहता है कि सर सिग्मा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप लगाइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया जितना रेडिएशन होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। एक इसका इक्वेशन है, तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन है। आगे देखते हैं बेटा, ठीक है। आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ गैस लॉ। तो गैस लॉ देखते हैं, तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन ऑलरेडी बताया हुआ है आपको, चार्ल्स लॉ का इक्वेशन ये भी बता दिया हूं। बॉयल्स लॉ का आपका एप्लीकेशन कहाँ है बेटा, स्क्यूबा डाइविंग में, एयर टैंक प्रेशर चेंजेज, पनडुब्बी बनाया जाता है उसमें, सिरिंज में, ब्रेथिंग मैकेनिक में, बाईसाइकिल या कार पंप में बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन है। चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन देख लीजिएगा बेटा, तो हॉट एयर बैलून्स में, थर्मामीटर में, टायर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में, और डोंट बर्न एरोसोल कैंस में बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन है। लुसाक्स लॉ का देखते हैं, तो लुसाक्स लॉ में बेसिकली प्रेशर कुकर्स में, ठीक है, एरोसोल कैंस में
और ऑटोक्लेव्स में वो गे-लुसाक्स लॉ का एप्लीकेशन है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो इंथैल्पी किसी भी सिस्टम का क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। ये क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। तो एज टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन, इंट्रोपी सिस्टम अप्रोचेज कांस्टेंट मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू होगा। तो एट एब्सोल्यूट जीरो मतलब कितना डिग्री? 0 केल्विन पर बात करता है। तो परफेक्टली क्रिस्टल है, 0 इंट्रोपी, परफेक्ट ऑर्डर, ओके ना, एंड मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप, उसके मॉलिक्यूल्स जो है सो मोशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका देखते हैं एब्सोल्यूट जीरो के बारे में क्या कहना है। तो सर वही हो गया, ये भी ख्वाब है सर, और एब्सोल्यूट जीरो तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। तो एब्सोल्यूट जीरो इज अनअटेनेबल इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर नाम आया कि इंट्रोपी मिनिमम हो जाता है। तो इंट्रोपी क्या होता है? तो इंट्रोपी होता है किसी भी बॉडी में टोटल हीट जितना रहेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग बेटा? इंट्रोपी कहते हैं। किसी भी बॉडी में टोटल हीट जितना रहेगा उसे हम लोग इंट्रोपी कहते हैं, सॉरी इंथैल्पी कहते हैं। तो इंथैल्पी एंड इंट्रोपी, इंथैल्पी क्या होता है? किसी भी बॉडी में एच है ना, यहाँ पर याद रखिएगा एच है ना, यहाँ पर इंथैल्पी में एच है, तो एच से हीट, एच से क्या हो गया? हीट। तो याद करने का तरीका है इंथैल्पी। इंथैल्पी किसी भी बॉडी में जितना हीट रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंथैल्पी कहेंगे। इंथैल्पी इजकल टू क्या होता है? एच इजकल टू यू प्लस पी भी होता है, यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। मीनिंग क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब या रिलीज एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज व्हाट? इंथैल्पी। इंथैल्पी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, और लेस देन जीरो है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है बेटा इतनी बातें? अब आगे देखते हैं इंट्रोपी क्या होता है। तो इंट्रोपी मतलब कि रैंडम थिंग है। तो मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस इज नोन एज व्हाट बेटा? इंट्रोपी। मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस इज नोन एज इंट्रोपी। जूल पर किलो मोल होता है, जूल पर मोल, और मीनिंग इसका क्या हो गया? तो मीनिंग इसका मतलब क्या है कि कोई सिस्टम आपका कितना है, कितना रैंडम है, कितना मेश आउट किया गया है, कितना उलझा हुआ है, दैट इज ए व्हाट? इंट्रोपी। ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा इंट्रोपी गैस का होता है, उसके बाद लिक्विड का होता है, उसके बाद किसका होता है? सॉलिड का होता है। सेकेंड लॉ, इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज। नेक्स्ट कहता है इंथैल्पी क्या है? तो इंथैल्पी एनर्जी कंटेंट है सर, और हीट कंटेंट है, और इंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डर है। नेक्स्ट देखते हैं कि पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ आपसे 15 बार पूछा चुका है, 15 बार पूछा चुका है, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ आपका क्या कहता है? प्रेशर अप्लाइड टू इनक्लोज फ्लूइड, किसी भी बंद फ्लूइड में प्रेशर जो अप्लाई किया जाता है, इट ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पोर्शन ऑफ फ्लूइड एंड कंटेनर वॉल, ठीक है। ये आपका प्रेशर पास्कल्स लॉ है। इन सेकेंड मेथड क्या होता है? द प्रेशर अप्लाइड, दूसरी भाषा में इसे क्या कहते हैं? प्रेशर अप्लाइड बाय द बॉडी ऑन सिंकिंग ऑब्जेक्ट और सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट इज व्हाट? ऑलवेज इक्वल फ्रॉम ऑल साइड एंड इट अप्लाइज एट 90 डिग्री। कितने डिग्री पे लगता है प्रेशर बेटा? 90 डिग्री पे। तो ये पास्कल्स लॉ मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूं। ये कोई बकेट है, इसके अंदर एक बॉडी आपने इसके अंदर डुबा दिया है। अब डुबा दिया है तो इसके बॉडी पर चारों साइड से क्या लगेगा? इक्वल प्रेशर लगेगा। चारों साइड से क्या लगेगा? इक्वल प्रेशर लगेगा। कितने डिग्री पर लगेगा? तो 90 डिग्री पर लगेगा। कितने डिग्री पर लगेगा बेटा? 90 डिग्री पे लगेगा। तो वो क्या कहता है? पास्कल्स लॉ कहता है। ये लिखा हुआ भूल जाइए, आप इस टाइप से भी समझ सकते हैं। तो या दूसरी भाषा में प्रेशर अप्लाइड टू इनक्लोज फ्लूइड ए ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड मतलब बिना खत्म हुए टू एवरी पोर्शन ऑफ फ्लूइड एंड कंटेनर वॉल। क्लियर है? दैट इज नोन एज व्हाट बेटा? पास्कल्स लॉ। दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? द प्रेशर ऑन अ सबमर्सिबल बॉडी inside a fluid
इज ऑलवेज इक्वल फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड इट एक्ट्स एट व्हाट 90 डिग्री। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट आपका देखते हैं ऑल डायरेक्शन, ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, तो प्रेशर ट्रांसमिटेड ऑल डायरेक्शन इक्वली, ग्रेविटी डाउनवर्ड, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी डायरेक्शन। अब एप्लीकेशन किस में है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में। हाइड्रोलिक वाला जितना चीज रहता है, हाइड्रोलिक वाला आपका जितना चीज रहेगा उसमें पास्कल्स लॉ अप्लाई होते हैं। आगे देखते हैं हाइड्रोलिक प्रिंसिपल क्या है, तो व्हाट इज हाइड्रोलिक प्रिंसिपल। हाइड्रोलिक प्रिंसिपल को और क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट या कंजर्वेशन ऑफ डिस्चार्ज या प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्ज भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिस्चार्ज भी कहते हैं। क्या कहता है बेटा, डिस्चार्ज का कंजर्वेशन क्या कहता है, डिस्चार्ज एट वन पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्चार्ज एट अदर पॉइंट। क्लियर है। मान लिया जाए ये कोई पाइप है, ये कोई पाइप है और इससे पानी मैं मीजर कर रहा हूं, तो जितना डिस्चार्ज मुझे यहां पर मिलेगा आउटपुट पर भी डिस्चार्ज उतना ही मिलेगा। यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ डिस्चार्ज और हाइड्रोलिक प्रिंसिपल। अब डिस्चार्ज बराबर क्या होता है बेटा, तो डिस्चार्ज बराबर एरिया गुना वॉल्यूम होता है। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 आपको मिलेगा। क्लियर है इतनी बातें। और फोर्स मल्टीप्लीकेशन में हाइड्रोलिक प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रेशर एट दिस सेक्शन, ठीक है ना, प्रेशर एट दिस सेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू प्रेशर एट दैट सेक्शन। तो प्रेशर एट दिस सेक्शन जितना रहेगा उतना ही प्रेशर आपका इस सेक्शन पर भी मिलेगा। तो यहां पर देखिए F2 बाई F1 इजकल टू A2 बाई A1, A2 को इधर ले जाएंगे तो P2 इजकल टू P1 मिल जाएगा। तो ये पास्कल्स लॉ को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कितने बार पूछा गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, तो 15 बार पूछा गया है। कितने बार पूछा गया है, 15 बार पूछा गया है। क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉडी फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज इनसाइड ए फ्लूइड एक्सपीरियंस अपवर्ड बायो फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, जितना भी पानी हटेगा उसके पानी के वेट के बराबर क्या लगता है बॉडी पर, बायोएंट फोर्स लगता है। तो बायोएंट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड हो जाता है। तो बायोएंट फोर्स इक्वल टू डेंसिटी गुना वॉल्यूम इंटू जी का वैल्यू आपका वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, इतना तक आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक। नेक्स्ट है फोर्सेस एक्टिंग बायोएंट फोर्स पर क्या, तो वेट तो नीचे की ओर लगा और बायोएंट फोर्स किधर की ओर लगता है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अब नेक्स्ट केसिंग, यहाँ पर 3 केसेस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है तो वेट ऑफ द बायोएंट फोर्स जो होता है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से क्या है, ज्यादा है तो क्या कर देगा, उसे उठा देगा। अगर कम है तो डुबा देगा, और अगर बराबर है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या करेगा, बॉडी फ्लोट करेगा। क्लियर है, बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा। नेक्स्ट आपका है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन कहाँ है, तो पानी में चलने वाली जितने चीजें हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से चलता है। शिप्स एंड बोट्स, सबमरीन, हाइड्रोमीटर, हॉट एयर बैलून्स, लैक्टोमीटर, तैराकी, आइसबर्ग फ्लोटिंग, ये सारा का सारा किससे चलता है बेटा आपका, ये सारा का सारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेस्ड होता है। क्लियर है। यहां पर एक क्वेश्चन है, व्हाई शिप फ्लोट बट नेल सिंक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा। कोई भी चीज फ्लोट क्यों करता है, जब डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, तो अगर ऐसा रहा तो, और दूसरा केसिंग क्या है, हाँ क्या बता रहा था, 1 मिनट, डेंसिटी कम रहता है बॉडी का अगर वाटर से तो कोई भी बॉडी आपका क्या करेगा, फ्लोट करेगा। कोई भी बॉडी आपका क्या करेगा बेटा, फ्लोट करेगा। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट है आपका बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, आंधी आने पर झोपड़ियों का उड़ जाना किसके कारण होता है, बर्नौलीज थ्योरम के कारण होता है। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है,
फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए। तो नॉन कंप्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी को और क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रेशर हेड। तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहता है बेटा, रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है। तो प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया हाफ mv² प्लस mgh प्लस प्रेशर हेड जेड इज ऑलवेज क्या रहता है आपका बेटा, कांस्टेंट रहता है। यही आपका क्या है, बर्नौलीज थ्योरम है। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन किसके लिए अप्लाई होता है वो याद रखना है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए अप्लाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तो बर्नौलीज इक्वेशन आप देख लिए, mgh के जगह रो gh से बना दिया, आप mgh से भी बना सकते हैं, हाफ रो v², ठीक है, जहां पे मास था उसको डेंसिटी में बदल दिया है और प्लस प्रेशर ले लिया है। ठीक है, आप इसको भी याद रख सकते हैं या जो अभी मैंने बताया उसे आप याद रख सकते हैं। तो हाई वेलोसिटी होगा किसी बॉडी का तो प्रेशर क्या रहेगा, बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, हाई वेलोसिटी लो प्रेशर, लो वेलोसिटी हाई प्रेशर। दैट इज व्हाट, किस पे बेस्ड रहता है, बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड रहता है। अब इसका एप्लीकेशन देख लीजिए, तो एयरप्लेन विंग्स जो बनाया जाता है, हवाई जहाज का जो डायना बनाया गया है वो किसके एप्लीकेशन पर बनाया गया है बेटा, आर्किमिडीज बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बनाया गया है। तो क्या कहता है यहाँ पर, सो देख लेते हैं, एयर फास्टर ओवर कर्व टॉप तो लोअर प्रेशर ऑन टॉप हो जाएगा, एयर स्लोअर अंडर फ्लैट बॉटम तो हायर प्रेशर नीचे डेवलप हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहता है, प्रेशर डिफरेंस क्या करेगा, जो भी प्रेशर डिफरेंस रहेगा वही शिप को क्या करता है, ऊपर उठाता है। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर है बेटा वेंचुरी मीटर, तो वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, तो फ्लो रेट मेजरमेंट के लिए, कितना डिस्चार्ज पर यूनिट सेकेंड अगर निकालना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर नैरो सेक्शन होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, हाई हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर वाइडर सेक्शन होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, लो हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। फिर स्प्रे बोतल सेम टू सेम फंक्शन पे वर्क करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कार्बोरेटर, ये भी सेम फंक्शन पे वर्क करता है। मैग्नस इफेक्ट, स्पिनिंग बॉल्स कर भी सेम फंक्शन पे। फिर चिमनी, वैक्यूम क्लीनर और पेपर स्ट्रिप राइजेज व्हेन ब्लोन ओवर। ठीक है। अब शिप का हल डिजाइन, प्रोपेलर का इफिशियंसी, वेव किस प्रकार से नॉकआउट करेंगे, ये सारा चीज किस पे बेस्ड रहता है बेटा, बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड रहता है। नेक्स्ट देखते हैं टॉर्सली लॉ या टॉर्सली इक्वेशन क्या होता है। तो टॉर्सली इक्वेशन हम देखते हैं, होता कुछ भी नहीं है बेटा। टॉर्सली ने क्या किया कि मेरे पास ट्यूशन पढ़ा तो उसको पता चला कि काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट पे किसके बराबर फ्लूइड फ्लो करेगा तो किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो उसने दोनों को बराबर कर दिया और बराबर करके लाया कि सर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा वो रूट अंडर किसका होगा, 2gh के बराबर वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा। ठीक है। तो यही है आपका टॉर्सली इक्वेशन। v इक्वल टू कितना हो जाता है, रूट अंडर 2gh हो जाता है। ये अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। तो स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट फ्रॉम अ स्मॉल ओपनिंग एट बॉटम्स इक्वल स्पीड ऑफ फ्री फॉल फ्रॉम लिक्विड सरफेस टू ओपनिंग। स्पीड ऑफ लिक्विड flowing out from a small opening at bottoms equals to the speed of free fall from liquid surface to opening। तो ये आपका क्या है, टॉर्सली इक्वेशन है। क्लियर है इतनी बातें, टॉर्सली इक्वेशन है। नेक्स्ट है कि इसका
नोट किया है, तो डिराइव्ड फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन, टॉर्सली इक्वेशन का आउटपुट वहीं से आता है, अभी तुरंत बताया। नेक्स्ट है आपका डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट किस में पढ़ते हैं बेटा? साउंड चैप्टर में पढ़ते हैं। और बाबा डॉपलर ने साउंड मतलब फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक क्या दिया आपको? थ्योरम दिया। तो डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है? तो डॉपलर इफेक्ट कहता है बेटा आपका अपैरेंट चेंज इन वेव फ्रीक्वेंसी। वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होता है किसके कारण? तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज ड्यू टू व्हाट? रिलेशन मोशन ऑफ द बॉडी होता है। तो उसी को क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट से जानते हैं। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट का ये फॉर्मूला है एफ डैश इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस माइनस वी नोट डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एस। ये वी ओ नोट मतलब ये मूविंग बॉडी है बेटा, मूविंग बॉडी है। और ये क्या है आपका? स्टेशनरी बॉडी है। ठीक है, स्टेशनरी बॉडी है। ठीक है, तो आप इसका एग्जाम्पल नॉर्मली आप देखे होंगे कि कोई गाड़ी आपकी तरफ आती है तो आपको हॉर्न जो है सो ज्यादा तेज सुनाई देता है, कानों को टीसता है, और जैसे जैसे दूर जाते जाती है हॉर्न का इफेक्ट क्या होते जाता है? कम होते जाता है। तो किसके कारण ये ऐसा है? डॉपलर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये साइन कन्वेंशन है डॉपलर का, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कमिंग क्लोजर, तो क्लोजर होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा तो हाइयर पिच होता है। हाँ जी, आइए बैठिए सर, थोड़ा बैठाइए इनको। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो हाइयर पिच होता है, और डिक्रीज होता है तो क्या हो जाता है बेटा आपका? लोअर पिच हो जाता है। क्लियर है? डिक्रीज होता है तो क्या हो जाता है आपका? लोअर पिच हो जाता है। क्लियर है इतनी बातें? तो डिस्टेंस जब डिक्रीज होगा, डिस्टेंस कम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, पिच ज्यादा हो जाता है। तो पिच का मतलब होता है मधुरता, आपको पूरा साउंड मधुर लगेगा, एकदम क्या कहते हैं, नेहा कक्कर की आवाज के जैसा आपको मधुर लगने लगेगा। ठीक है, और जैसे ही दूर जाइएगा तो आवाज आपको कर्कश लगने लगता है। तो दिस इज ड्यू टू व्हाट? डॉपलर इफेक्ट होता है। अब डॉपलर इफेक्ट के बेसिस पर क्या? तो ये जितने भी सांसद नेताओं के सायरन बने रहते हैं, एम्बुलेंस के सायरन बने रहते हैं, जहाज के सायरन बने हुए हैं, अभी देखो यूक्रेन में देखना सायरन बनने लगते हैं, बम गिरते हैं। तो एक इस पे बेस्ड है बेटा, डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड है। ठीक है, ट्रेन का घंटी, जितना भी हॉर्न तोर्न आता है, ये सारा आपका किस पे बेस्ड है? डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड है। और क्या? आपका बैट्स, चमगादड़ जब शिकार करते हैं किसके बेस्ड पर करते हैं? डॉपलर इफेक्ट पर। राडार, स्पिन गेम, वेदर राडार, एस्ट्रोनॉमी, सोनार, ये सारा किस पे बेस्ड है बेटा? आपका डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केपलर्स लॉ। तो ये मैंने वीडियो भी दे रखा है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। 3 लॉ होते हैं, 3 में आपको जो लास्ट वाला पूछा है तो उसे देख लेते हैं कि लास्ट, ऐसे तीनों मैं डिस्कस कर देता हूं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा? फर्स्ट लॉ कहता है कि प्लैनेट्स जिस पाथ पर, जिस रास्ते पे मूव करता है वो रास्ता कैसा है? तो देखो, जिंदगी का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ग्रहों का रास्ता कैसा है? इलिप्टिकल है, अंडाकार है, अंडा में फंसे हुए हैं वो लोग। ठीक है, तो वही पहला बात सीधे बोलता है कि जो ग्रह है वो मूव करते हैं तो कैसे होते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। ठीक है, और इलिप्टिकल, जब इलिप्स पढ़ते हैं बेटा तो इलिप्स में कितना फोकस होता है? तो सर 2 फोकस होता है, F1 एंड F2। दोनों बार F1 भी रहेगा तो भी सन ही रहेगा, और F2 भी रहेगा तो भी क्या रहेगा? आपका सन ही रहेगा। तो सन आपका क्या होता है? फोकाई होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा सेकेंड लॉ क्या कहता है। तो सेकेंड लॉ कहता है कि भैया इक्वल टाइम इंटरवल में एरिया कवर जो करेगा प्लैनेट अपने ऑर्बिट का, वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो जैसे यहां से यहां जाने में 5 मिनट में इतना कवर किया एरिया बेटा, तो उधर भी 5 मिनट में उतना ही, जैसे एरिया जितना कवर किया उतना ही एरिया इतना इधर कवर करेगा। तो दैट इज अ केपलर सेकेंड लॉ। केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा? तो केपलर थर्ड लॉ कहता है कि ये जो इतना में टाइम जो कवर किया,
तो टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द पाथ का क्यूब का। क्या? रेडियस ऑफ द पाथ का क्यूब। जितना इसका रेडियस होगा उसका क्यूब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ टाइम का। तो ये केपलर बाबा ने थर्ड इक्वेशन को बताया था। तो केपलर थर्ड इक्वेशन यहां पर है। एप्लीकेशन क्या है? तो सर एलोन मस्क रॉकेट छोड़ रहे हैं किसके सहायता से? तो केपलर बाबा के आशीर्वाद से छोड़ रहे हैं। आगे हमने ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, तो सैटेलाइट किसके सहायता से? मून्स को लॉन्च कर दिया। मून्स किसके सहायता से? तो सारे केपलर्स के सहायता से मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा ही रहेंगे, मर गए तो मर ही गएंगे। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन आपका फर्स्ट लॉ पर है। मतलब दूसरी भाषा में इफ अ बॉडी इज इन स्टेबल, मतलब रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, और चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लग जाए। तो दैट इज अ व्हाट? फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट? इक्वल्स टू द फोर्स अप्लाइड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड लॉ। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन, तो तीन लॉज ऑफ मोशन होते हैं और तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है? तो पहला है, देखिए नंबरिंग गलत किया गया है इस सीरीज में। पहला इक्वेशन है एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा इक्वेशन है v इजकल टू यू प्लस ए टी, और तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2a एस इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो तीन इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग डायरेक्टली कहता है हीट प्रोड्यूस व्हेन करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आई स्क्वायर आर टी। इसको दूसरी भाषा में आप कैसे कह सकते हैं कि हील्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो, रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर अप्लाइड टू द बॉडी। तो ये चीज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। या आप दूसरा टाइप से क्या लिख सकते हैं? वी आई टी लिख सकते हैं, जहां पर भी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई आर होता है। क्लियर है? आगे देखिए एप्लीकेशन कहाँ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का? तो इलेक्ट्रिसिटी से बनने वाला ज्यादातर चीज पर एप्लीकेशन जूल्स लॉ का है। जैसे हीटर खरीद लिए तो किस पे बेस्ड होगा? जूल्स लॉ पर बेस्ड होगा। फ्रिज खरीद लिए किस पे बेस्ड होगा? जूल्स लॉ पर बेस्ड होगा। इलेक्ट्रिक कैटल खरीद लिए, टोस्टर खरीद लिए, आयरन खरीद लिए, स्टोव खरीद लिए, बल्ब खरीद लिए, मरकरी ट्यूबलाइट वाली बल्ब और फ्यूज सेफ्टी, ये सारे किस पे बेस्ड रहते हैं बेटा? जूल्स लॉ पे बेस्ड रहते हैं। अगला है आपका ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा? ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस is directly proportional to the current flowing through the circuit and resistance of the circuit. तो V is directly proportional to I and V is also directly proportional to R। एक इसका कहावत है, ओम्स लॉ का कहावत है। तो यहां से हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, दैट इज V इक्वल टू क्या मिल जाता है बेटा? आपका IR के बराबर मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ। अब ग्राफ क्या है? तो ग्राफ है कि सर V इक्वल टू आई आर मिल गया। R तो हमारा ऐसे भी कांस्टेंट होता है, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ओम्स लॉ को दूसरी भाषा में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट होता है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? करेंट होता है। ये होता है आपका ओम्स लॉ। और जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं तो V इक्वल टू क्या मिल जाता है आपको? आई आर मिल जाता है। तो V और I के बीच में ग्राफ बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर्किट फिगर। सर्किट डायग्राम में, सर्किट डिजाइन में ये सारी चीजों का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ ऑफ जंक्शन होता है बेटा, किरचॉफ लॉ ऑफ लूप होता है। दो तरीके का किरचॉफ लॉ होता है। किरचॉफ एक जंक्शन के लिए और दूसरा किसके लिए निकालते हैं? लूप के लिए निकालते हैं। तो किरचॉफ का करेंट लॉ क्या कहता है? टोटल करेंट इंटरिंग एट एनी जंक्शन। जैसे मैं ये सर्किट बना रहा हूं, ठीक है, ये सर्किट बना रहा हूं, ऐसा कुछ सर्किट है, ठीक है, और यहां पर बैटरी है, यहां पर बैटरी है। तो क्या कहता है कि अगर इस जंक्शन पर मैं निकालना चाहूं
तो टोटल करेंट आई इंट्रेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, आई आउट हो जाता है। तो ये आपका क्या है बेटा, किरचॉफ लॉ है। मतलब टोटल करेंट जितना इंटर करेगा उतना ही करेंट किसी जंक्शन से बाहर निकलेगा। तो दैट इज अ जंक्शन लॉ एंड गिवन बाय व्हाट बेटा, किरचॉफ। तो किरचॉफ बाबा यही कहे हैं, आई इनपुट बराबर आई आउटपुट। नेट करेंट ऑन द जंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। नेट करेंट ऑन द जंक्शन इज व्हाट, इक्वल टू जीरो। किस पे बेस्ड है किरचॉफ का लॉ, तो सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। अब किरचॉफ बाबा का सेकेंड लॉ लूप रूल क्या कहता है, तो लूप रूल क्या कहता है, ये लूप है, इसको अगर मैं जोड़ दिया चारों तरफ से क्लोज हो गया तो क्या हो गया बेटा, लूप हो गया। तो लूप हो गया तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाता है। ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप इज इक्वल टू व्हाट बेटा, जीरो। तो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेज अराउंड क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन पर ये आपका सेकेंड लॉ है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए किया जाता है। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड, ए आपका क्या रहा, यही है ना लेफ्ट। एक मिनट, मुझे थोड़ा हाथ में ठंड लग गया है, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड रूल यही है, लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो ऐसे यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल। दिखाई दे रहा है, ये उंगली इधर, अब दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा है। यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब। तो थंब रहता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये थंब क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहता है। ए वाली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहना है बेटा, और ए वाली जो है डायरेक्शन ऑफ करेंट रहता है। तो मिडिल फिंगर हमेशा करेंट मारेगा, थंब हमेशा फोर्स लगाएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड में, और आपका फोर फिंगर है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करेगा। तो कहाँ पे यूज होता है, मोटर्स में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डिजाइन ऑफ मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है। और राइट हैंड रूल कहां पर यूज होता है, तो जनरेटर में यूज होता है राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल भी ऐसे मारिए, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, थंब रहता है, ए मोशन ऑफ कंडक्टर दिखाता है। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड फील्ड आपको बताता है। क्लियर है इतनी बातें बेटा। नेक्स्ट है फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो क्या कहता है फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ द फ्लक्स। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट बेटा, चेंज ऑफ द फ्लक्स। तो when magnetic flux through circuit changes, EMF is induced. EMF is proportional to rate of change of flux. Rate of change of flux. तो E is directly proportional to rate of change of the flux. अब फ्लक्स जब चेंज करेगा तो क्या होगा, निगेटिव साइन आएगा क्योंकि डिक्रीज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये आपका फ्राइडे लॉ भी करा दिया गया सर। फ्राइडे लॉ के बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, हाँ बढ़ गया। तो फ्राइडे लॉ के बाद आपका क्या कहता है, लेंज लॉ। लेंज लॉ किसके बारे में बात करता है बेटा, तो लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट के बारे में बात करता है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट अपोजिट द चेंज कॉजिंग इट, ठीक है ना। जो भी चेंज होगा वो कॉज करता है, उसे रोकता है, ठीक है। कौन रोकता है, तो इंड्यूस्ड करेंट का डायरेक्शन रोकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेचर अपोजिट चेंज इफ यू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करेंट क्रिएट्स फील्ड अपोजिंग इट। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ईएमएफ जो है सो क्या सेल्फ इंड्यूस्ड एक फील्ड क्रिएट कर देगा जो कि उसे क्या करेगा बेटा, नॉर्मलाइज करेगा। क्लियर है। लेंज लॉ जैसे ये देखिए, अगर क्या कहता है कि एक साइड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देते हैं, मान लिया जाए ये हमारा कोई कॉइल है, ये हमारा कोई कॉइल है, तो अगर इस साइड को हम मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बी हमारा क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो जो यहां से इंड्यूस्ड हो रहा होगा करेंट, जो करंट इंड्यूस हो रहा होगा वो सेम अमाउंट का
सेम मैग्नीट्यूड का एक मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में डेवलप कर देगा, तो दोनों अब अपोजिट हो गया, तो ये प्लस का मैग्नेटिक फील्ड बी बेटा, और इधर आपको मिला माइनस का मैग्नेटिक फील्ड बी, तो नेट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द बॉडी कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो यही बात करता है लेंज लॉ, मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट अपोजिट द चेंज कॉजिंग इट। क्लियर है? अपोजिट द चेंज कॉजिंग इट, दैट इज नोन एज व्हाट, लेंज लॉ। अभी हैंग करने लगा लगता है। नेक्स्ट है बेटा आपका हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, अ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेन। किसी भी बॉडी को अगर हम ऐसा बॉडी मोड़ने तोड़ने वाला बॉडी में क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेन। तो विद इन इलास्टिक लिमिट इलास्टिक बॉडी होना चाहिए, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है बेटा, तो सर लोड अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है। स्ट्रेन क्या होता है, तो सर चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ आपका क्या होता है, स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो रबड़ को किसी को खींच रहे हैं, तो रबड़ आपका कितना लंबाई खींचेगा वो किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब जितना लोड लगाइएगा उतना इलास्टिक लिमिट तक वो क्या करेगा, घिंचाएगा, और जैसे ही इलास्टिक लिमिट के बाहर गया रबड़ टूट के आपके थोबड़े पे लगेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बात करता है बेटा। तो स्टोक्स लॉ के बारे में बात करता है। स्टोक्स लॉ किसके बारे में है, तो सर स्टोक्स लॉ फ्लूइड में हम लोग पढ़ते हैं। कहां पे पढ़ते हैं, फ्लूइड में पढ़ते हैं। अब पानी के अंदर एक फुटबॉल को फेंकिए और स्टोक्स लॉ को आप आसान से वहां पर क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो क्या कहता है, ड्रैग फोर्स ऑन स्फीयर मूविंग बॉडी, स्फीयर मूविंग बॉडी मतलब फुटबॉल। तो ड्रैग फोर्स ऑन स्फीयर मूविंग बॉडी थ्रू विस्कस फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, रेडियस ओके ऑफ द पाथ एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो ए फिजिकल टू क्या होता है बेटा, ए फिजिकल टू आपका हो जाता है 6 पाई एन आर भी आपका हो जाता है। ए फिजिकल टू क्या होता है, 6 पाई एन आर भी। अब एन क्या होता है, तो विस्कोसिटी है सर, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है। पाई सरकमफेरेंस के लिए 6 पाई कांस्टेंट। ठीक है, अब आर आपका क्या है, तो सर रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल है, और भी क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ द बॉल है। तो जब भी कोई गोल चीज पानी में फेंका जाएगा तो किस पे वर्क करता है, स्टोक्स बाबा के लॉ पे वर्क करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं गॉस लॉ क्या कहता है। तो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक करेंट में पढ़ते हैं, और सर गॉस बाबा ने फ्लक्स के बारे में कुछ बोला है। तो क्या बोला है फ्लक्स के बारे में गॉस लॉ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा, आपका परमिटिविटी कांस्टेंट होता है। तो परमिटिविटी ऑफ द बॉडी बोलते हैं। तो परमिटिविटी आपका एप्सिलॉन नॉट होता है, वैल्यू कितना होता है, तो सर 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन पर कूलॉम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये यूनिट को याद रखिएगा, कितनी बार ये पूछ देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, परमिटिविटी है। तो दैट मीन्स व्हाट कि आप दूसरी भाषा में इसे कैसे याद रख सकते हैं गॉस फ्लक्स को, तो गॉस फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ द टोटल डिस्चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है, तो ये हम लोग सर सॉल्यूशन वाले चैप्टर में रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में रॉल्स लॉ क्या कहता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सोलवेंट इन सॉल्यूशन इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट टाइम इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब पार्शियल सॉल्यूशन तो पी सॉल्यूशन इक्वल टू एक्स टाइम ऑफ सोलवेंट इंटू पी नोट टाइम ऑफ द सोलवेंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा एप्लीकेशन इसका क्या है। तो पानी में अगर नमक घोल दिए तो बॉयल होने में टाइम लेगा, तो ऐसा क्यों,
तो ये आपका किसके द्वारा अप्लीकेट किया गया है, रॉल्स लॉ के द्वारा अप्लाइड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाई इज स्काई ब्लू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बारी से पूछा जा चुका है। तो व्हाई इज स्काई ब्लू, तो स्काई ब्लू क्यों, तो रेले स्कैटरिंग के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रिले स्कैटरिंग जिसे कहते हैं, उसके कारण आपका स्काई क्या दिखता है बेटा, ब्लू दिखता है। ये पढ़ लीजिएगा, फालतू की बातें क्या क्या है सो देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां लिखा है वाई नोट वायलेट। तो वायलेट का वेवलेंथ क्या रहता है, शॉर्टर रहता है, तो बहुत ज्यादा स्कैटर कर जाता है, और जब चीजें बहुत ज्यादा स्कैटर कर जाएगा तो उसे देखना आपको क्या हो जाएगा बेटा, दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रेले स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ व्हाट, लेम्डा, वेवलेंथ। मतलब टोटल स्कैटरिंग ऑफ एनीथिंग इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ का पावर 4। तो आई मतलब ये स्कैटरिंग है बेटा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाई लेमडा टू द पावर आपका 4 हो गया। और इंटेंसिटी ऑफ द एनी लाइट और एनी वेव इज व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ द एनी लाइट और एनी वेव इज व्हाट, इज इक्वल टू द लेमडा टू द पावर 4 -4, लेमडा टू द पावर -4। ठीक है, तो ये भी आपका किससे आता है, रेले स्कैटरिंग से आता है। नेक्स्ट है व्हाई डू स्टार ट्विंकल। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कोई भी स्टार क्या करता है बेटा, ट्विंकल्स करता है। व्हाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल। तो प्लैनेट आर क्लोजर, तो डिस्क की तरह दिखते हैं, पॉइंट की तरह नहीं दिखते हैं। ठीक है, अब लाइट जब भी कोई डिस्क पे पड़ता है, ठीक है, लाइट जब भी कोई डिस्क से पड़ता है तो वो उतना ज्यादा पॉइंटेड स्कैटरिंग नहीं कर पाता है, इसी के कारण हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट विद द सेम एंगल, रिफ्लेक्शन कराएगा। रिफ्रैक्शन क्या कहता है बेटा, तो लाइट बेंट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम आपका क्या कहला जाता है, रिफ्रैक्शन कहला जाता है। अब रिफ्लेक्शन के लिए तो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लेकिन रिफ्रैक्शन के लिए आपका यहां पर एक आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ किसके बारे में है बेटा, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ कहता है। क्या कहता है स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ कहता है sin θ1 इक्वल टू sin θ2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बॉडी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2 आपका स्नेल्स लॉ कहता है। ऐसा क्यों स्नेल्स लॉ ने कहा, डिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाता है सर, इसी के कारण डिफ्रैक्शन होता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो लाइट जब भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रेवल करता है तो कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक होता है। कब, जब एंगल उसका कहां पर पहुंच जाए, क्रिटिकल एंगल या उससे ज्यादा पहुंच जाए। ठीक है, जैसे ये देखिए, अब ये कोई सोर्स है, अब इस सोर्स पर नीचे से आपको क्या किया गया है, लाइट को पास कराया गया है, लाइट को पास कराया गया। तो ऐसा एंगल जिसपे अब ये एंगल लाइट को पास कराया गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो रहा होगा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो रहा होगा। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट का ऐसा वैल्यू जिसमें कि ये लाइट उस साइड ना जाए, उस साइड ना जाए, वापस इसी मीडियम में आ जाए, तो क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। और क्रिटिकल एंगल नॉर्मली कितना डिग्री का लेते हैं बेटा, तो क्रिटिकल एंगल नॉर्मली सर हम लोग 45 डिग्री का लेते हैं। ठीक है, ऐसा एंगल जिसपे लाइट, अब ये मीडियम फर्स्ट है बेटा और ये मीडियम सेकेंड है, मैं पास करा रहा हूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट का एक ऐसा वैल्यू होगा जिससे क्या होगा, जब लाइट हम यहां पर इंसिडेंट करवाएंगे तो मीडियम 2 में नहीं इंटर कर पाएगा, मीडियम फर्स्ट में ही बैकआउट हो जाएगा। तो जब मीडियम फर्स्ट में ही बैकआउट हो जाएगा तो उस वाले एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कह देते हैं, और ज्यादातर क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट
जो मेन एंगल ऑफ इंसिडेंट रहता है वो क्रिटिकल एंगल्स के हमेशा बराबर होता है। नेक्स्ट क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसन मीडियम वेयर रिफ्रैक्टिव रे ट्रेवल्स अलोंग बाउंड्री 90 डिग्री। ये देखें यहाँ पर आ जाए या यहाँ से नीचे आ जाए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो 90 डिग्री ऑफ द बाउंड्री वहां पर बात कर रहा है। ठीक है, तो हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। कहां पे इसका यूज है? ऑप्टिकल फाइबर में। नेक्स्ट है बेटा आपका ब्रिस्टर लॉ। ब्रिस्टर लॉ किसके बारे में बात करता है? तो सर जब पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो हम लोग ब्रिस्टर बाबा के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या कहता है ब्रिस्टर लॉ? स्टेटमेंट क्या है? व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट स्ट्राइक ट्रांसपेरेंट सरफेस एट स्पेसिफिक एंगल्स दैट इज नोन एज व्हाट? ब्रिस्टर एंगल। इसको कौन सा एंगल कहते हैं बेटा? हम लोग ब्रिस्टर एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज। मैं फिर से बता देता हूं कि अगर एक कोई ब्रिस्टर एंगल पर एक ऐसा सरफेस है बेटा हमारा, ट्रांसपेरेंट सरफेस है। कैसा सरफेस है हमारा? ट्रांसपेरेंट सरफेस है। अब ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस मतलब जिसमें इधर से देखे उधर दिख जाए। ठीक है, तो जब ट्रांसपेरेंट सरफेस है बेटा तो इस पे एक एंगल होता है ब्रिस्टर एंगल। एंगल जो होता है वो क्या होता है? ब्रिस्टर एंगल। तो मैं मानता हूं ये आपका ब्रिस्टर एंगल है, थीटा ऑफ बी ब्रिस्टर एंगल है। तो जब ब्रिस्टर एंगल से कोई हम अनपोलराइज्ड लाइट पास करेंगे, कैसा लाइट पास करेंगे बेटा? अनपोलराइज्ड लाइट पास करेंगे। तो ये जैसे ही ब्रिस्टर एंगल से अनपोलराइज्ड लाइट पास होता है तो ये जैसे ही रिफ्लेक्ट होके बाहर निकलेगा तो कैसा लाइट बन जाएगा बेटा? आपका पोलराइज्ड लाइट बन जाता है। तो वही बातें यहां पे कह रहा है। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट स्ट्राइक ट्रांसपेरेंट सरफेस एट ब्रिस्टर एंगल रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली क्या हो जाएगा? आपका पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ब्रिस्टर बाबा का फॉर्मूला था। ब्रिस्टर एंगल तो tan थीटा ऑफ बी ऑफ ब्रिस्टर एंगल इक्वल टू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बॉडी हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सर इसका एप्लीकेशन कहाँ है। तो आप लोग बेटा प्रचार देखते होंगे यूट्यूब पर, आजकल बहुत ज्यादा प्रचार चलता है कि हमारे यहाँ से चश्मा खरीद लो और ऊपर से नीचे तक लड़का हो या लड़की पूरा देख लो। ठीक है, तो ये प्रचार किसके कारण आ गया है बेटा? ब्रिस्टर बाबा के कारण ही ये चश्मा डिजाइन हुआ है कि आप कपड़े के अंदर भी कौन सा कपड़ा पहने हैं या नहीं कपड़ा पहने हैं वो उस चश्मे से देख लिया जाता है। तो उसको ब्रिस्टर ग्लास कहते हैं और ब्रिस्टर ग्लास का डिजाइन ब्रिस्टर एंगल पर ही हुआ है या उसका नाम है पोलराइज ग्लास। तो पोलराइज सन ग्लासेस आर डिजाइन फ्रॉम व्हाट? ब्रिस्टर एंगल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो देयर बी टू टाइप्स ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिफिनेशन क्या है? मोडिफिकेशन ऑफ लाइट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन टू कोहेरेंट वेव्स मीट। तो उसको क्या कह देते हैं हम लोग? इंटरफेरेंस कह देते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंजेज, न्यूटन ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया था लाइट का तो उसने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे कहा? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसे कहा जो ब्राइट हो। तो ब्राइट फ्रिंजेज पूरा उजला दिखेगा तो वो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डार्क फ्रिंजेज को क्या कहा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा। अब मैं इंटरफेरेंस के बारे में आपको बता देता हूं कि कहां पर दिखेगा। आप लाइट में चल रहे हैं बेटा, लाइट में चल रहे हैं तो आपका एक छाया बनता है। छाया में देखिएगा कि छाया का, जैसे मैं छाया बनाता हूं, माया की बहन छाया को बुलाया जाए। ठीक है, तो देखिए ये आपका छाया बना, ये आपका कोई बॉडी का बेटा छाया बना। ठीक है, अब ये छाया के पार्ट पर देखिएगा तो ये वाली पोर्शन पर पूरा ये वाली पोर्शन पे देखिएगा तो पूरा डार्क रहेगा। ये आपका जैसे ही ये वाली पोर्शन पूरा डार्क रहेगा, लेकिन किनारे किनारे से देखिएगा बेटा तो हल्का हल्का सा डार्क, मतलब हल्का धुंधला वाला भी टाइप आपको किनारे पर दिखेगा। तो ये जो बनाया ये आपका डार्क फ्रिंज बनाया और किनारे पर जो बना रहा है ये आपका क्या बना रहा है बेटा? ब्राइट फ्रिंज बना रहा है। ठीक है, तो ये कहां से आया? न्यूटन के सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद वो न्यूटन ने ऐसा बताया था। ठीक है, तो इस बेसिकली आपने इंटरफेरेंस में देखा कि कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म होना चाहिए और डिस्ट्रक्टिव में कैसा फ्रिंज फॉर्म होना चाहिए बेटा? आपका डार्क फ्रिंज फॉर्म होना चाहिए। क्लियर है? तो हमेशा याद रखिएगा कि सर एक कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बता दिए तो फेज डिफरेंस कितना डिग्री का होता है? तो बेटा
फेज डिफरेंस कितना होता है, 2n पाई का होता है। ये गलत लिखा है यहाँ पर, पता नहीं क्या वैल्यू लिख दिया है। अब हमेशा याद रखिएगा 2n पाई, जहां पर n क्या हो बेटा, नेचुरल नंबर हो, n क्या हो आपका, नेचुरल नंबर हो, ठीक है। तो वहां पर आपका क्या है, कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज बनता है। तो 2n पाई में कैसा फ्रिंज बनता है, कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज बनता है। और अगर 2n प्लस 1/2 पाई अगर आ गया, 2n प्लस 1/2 पाई, और सीधे लिखिए n 2n प्लस 1 मतलब अगर आपका इवन है तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा, और अगर आपका ऑड है तो कैसा फ्रिंज बनेगा, आपका डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, दूसरा इंटरफेरेंस में याद रखिएगा बेटा कि सोर्सेस कैसा होना चाहिए, सोर्सेस कैसा होना चाहिए, तो कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट मतलब सेम टाइप का वेव होना चाहिए। कैसा वेव होना चाहिए, सेम टाइप का वेव होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल ओपनिंग या स्प्रेडिंग इनटू शैडोइंग रीजन इज नोन एज व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहता है, लाइट डज नॉट ट्रेवल परफेक्टली स्ट्रेट व्हेन ऑब्स्टेकल क्या मिल जाए, उसे बीच में मिल जाए, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखते हैं हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजन प्रिंसिपल क्या कहता है, तो एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट स्प्रेडिंग फॉरवर्ड एट वेव स्पीड, न्यू वेव फ्रंट इज इन्वेलप ऑफ दीज वेवलेट्स। मतलब कि बेसिकली हाइजीन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर मान लिया जाए पानी में मैंने एक पत्थर मारा, ठीक है, पानी में मैंने एक क्या मारा, पत्थर मारा, तो पत्थर मारा बेटा, तो ये ऐसे ऐसे स्ट्रिंग बनाएगा, तो ये आपका वेब फेज बना रहा है। अब इसका एक वेब फेज ही दूसरे को जन्म देगा। ए वाली कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया, ए वाली कहाँ से आया, यहाँ से आया, ए वाली क्या आया, यहाँ से आया। तो मतलब क्या कहता है, पुराना वाला जो आपका वेब फ्रंट है वही नया वेब फ्रंट को जन्म देता है। तो उसका नाम हो गया आपका हाइजीन प्रिंसिपल। तो ठीक है, बाकी का बचा खुचा हम आगे करेंगे। अब हमारे दूसरे सर का लेक्चर है। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और आपको एक रोम्बस जेएच के नाम से चैनल है, तो आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको वीडियो आगे पीछे सब कुछ का मिलेगा बेटा, सब कुछ मतलब इतना से ज़्यादा आपको पढ़ा देंगे वहाँ पर, लेकिन उसका क्लास नहीं चलता है कोई शेड्यूल से, ठीक है ना। उसमें आपको वीडियो अपलोडेड मिलेगा। आप लिख लीजिएगा चैनल का नाम, क्या आपको नाम वहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये देखिए RHO, अरे सही से लिखा जाए, MBUS, साथ में आपको लिखना है JH, तो रोम्बस झारखंड, ठीक है। आपको इस चैनल पर बाकी मेरा जितना भी लेक्चर है मिलते रहेगा हमेशा के लिए। तो बस आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और इसी चैनल को लाइक कीजिए। और आइए फिर वहीं पर मिलते हैं, आगे का सारा क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू। मैं फिर से चैनल का नाम बता देता हूं, RHOMBUSJH @ लगा के अगर लिखिएगा आपको ये चैनल मिल जाएगा, मेरा फोटो मिल जाएगा। थैंक यू। अच्छा, चैनल दिखा दें? हाँ, देख लीजिए भैया, चैनल देख लीजिए। आप लोग बोला गया है चैनल दिखा दीजिए सर, तो मैं चैनल भी आपको दिखा देता हूं। ये हट ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चैनल भी आपको गूगल पर सर्च मार के दिखा दे रहा हूं। यूट्यूब पर है, ये यूट्यूब है आपका, और देख लीजिएगा चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये आपका देखिए, यही है आपका चैनल, ये पूरा आपको दिख जाएगा। देखिए @rombusJH, तो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारा वीडियो, बहुत सारे मटेरियल, शॉर्ट में कैसे करें, तुरंत एग्जाम को कैसे पास करें, कभी भी नहीं पढ़े हैं फिर भी एग्जाम में कैसे कट ऑफ तक पहुंचा देंगे, ज़्यादा नहीं कि हम आपको टॉप करा देंगे, ठीक है, कट ऑफ तक कैसे जाएं, सारा ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर के लिए आप राहुल सर से संपर्क कर सकते हैं। चुटकी में ये परीक्षाएं निकालें। थैंक यू।